हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे सिलेबस का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ध्वनि और विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके विभिन्न गुण, उनमें होने वाली विभिन्न घटनाओं को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि तरंगे या वेव्स क्या होती, क्योंकि एक बार अगर हम तरंगे या वेव समझ लेते हैं तो उसके बाद में ध्वनि और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो इस पॉइंट पर रहेगा कि तरंगे या वेव्स क्या होती, वेव्स क्या है, उनमें कौन कौन से प्रमुख गुण पाए जाते हैं, या किस आधार पर हम तरंगों को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक तरंगे या वेव्स। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो पूरा इस तरह से ब्रह्मांड है ये किन घटकों का बना है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ हम बात कर सकते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो द्रव्य, यानी जिसको हम मैटर कहते हैं, और दूसरा ऊर्जा या एनर्जी। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, हमारे आसपास की सभी चीजें या इस पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं या जिनके बारे में हमें ज्ञान है, नॉलेज है, वो सब जो है इस तरह से द्रव्य और ऊर्जा से बने हुए ही पदार्थ या द्रव्य और ऊर्जा से बनी हुई जो विभिन्न घटनाएं जो है वो परिलक्षित होती। अब द्रव्य जैसे हम मान सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, इस तरह की जितने भी पदार्थ है, वस्तुएं हैं, वो सब द्रव्य की श्रेणी में आती। द्रव्य के अलग अलग इस तरह से रूप हो सकते हैं, इसकी भौतिक अवस्थाएं हो सकती। जब द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह पर या आप कहें कि स्थान परिवर्तित करता है, जैसे मान लीजिए एक जगह से द्रव्य जो है वो दूसरी जगह पर ए से बी की तरफ स्थानांतरित होता है, तो इस प्रक्रिया को हम गति या मोशन कहते हैं। फिजिक्स में ये जो प्रक्रिया है वो गति या मोशन कहलाएगी। यानी द्रव्य क्या करे, अगर अपना स्थान परिवर्तित करे या अपने स्थान पर ही इस तरह से कंपन करे या कुछ भी इस प्रकार की प्रक्रिया द्रव्य में हो, मैटर में हो, तो इसे हम गति या मोशन कहते हैं। और फिजिक्स में गति या मोशन के लिए अलग से जो है इस तरह से टॉपिक्स निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें हम कण गतिकी वगैरह का अध्ययन करते हैं। अब यहां पर देखिए, ऊर्जा, अगर ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रही है, अगर ऊर्जा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रही है और इस स्थानांतरण में द्रव्य जो है उसका एक जगह, या द्रव्य जो है वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है, यानी यहां पर पॉइंट समझिए कि अगर ऊर्जा अपना स्थान परिवर्तित कर रही है लेकिन द्रव्य अपनी जगह पर या तो कंपन कर रहा है या स्थिर है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम तरंग कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट है कि जब इस तरह से ऊर्जा गतिमान अवस्था में आती, ऊर्जा जब इस तरह से गति करती है, तो ये प्रक्रिया या इस परिघटना को हम तरंग या वेव के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा एक पॉइंट है कि अगर द्रव्य स्थान परिवर्तित करे तो वो घटना गति कहलाएगी, और अगर ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर चल रही है तो इस घटना को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तरंग या वेव कहेंगे। तो सिंपल सा एक पॉइंट है कि तरंग जो है वो गति करती हुई ऊर्जा है। तरंग क्या है? तरंग जो है वो गति करती हुई ऊर्जा है। तरंग को हम परिभाषित कर सकते हैं कि तरंग जो है वो मूविंग एनर्जी है, गति करती हुई ऊर्जा है। दूसरा, तरंग ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन का वह तरीका है जिसमें माध्यम के कणों का गमन नहीं होता। यानी माध्यम के कण अपनी जगह पर या तो कंपन करेंगे या स्थिर रहेंगे, लेकिन स्थान परिवर्तित नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तरंग। तो गतिमान ऊर्जा क्या कहलाएगी, तरंग कहलाएगी। अब यहां पर एक पॉइंट आता है माध्यम। जैसे यहां पर हमने एक पॉइंट देखा कि अगर ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उसे या स्थान परिवर्तित करती है, तो इस गतिमान ऊर्जा को तरंग कहा जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऊर्जा जो है वो गति कर रही है। ए से बी के बीच में ऊर्जा गति कर रही है, तो इस गति करती हुई ऊर्जा को हम कहेंगे तरंग या वेव। अगर
ए या बी के बीच में, या जो दोनों पॉइंट है ए और बी के बीच में कोई पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, ए और बी के बीच में कोई पदार्थ चाहे ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, अगर ये उपस्थित है तो इसको हम कहेंगे माध्यम, मीडियम। इसको हम क्या कहेंगे? माध्यम या मीडियम कहेंगे। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, अगर उन दो बिंदुओं के बीच में कोई पदार्थ उपस्थित है, कोई भी इस तरह से मैटर उपस्थित है, चाहे वो ठोस है, द्रव है या गैस है, इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? माध्यम कहेंगे। लेकिन अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं है तो इसे हम निर्वात या वैक्यूम कहते हैं। निर्वात का मतलब है जहां कोई माध्यम नहीं है। निर्वात या वैक्यूम का मतलब क्या है? जहां कोई माध्यम उपस्थित नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि धरती पर दो व्यक्ति इस तरह से आपस में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति। तो चूंकि दोनों जब इस तरह से बात कर रहे हैं तो दोनों की जो ध्वनि ऊर्जा है वो एक दूसरे की तरफ स्थानांतरित हो रही है। मान लीजिए एक व्यक्ति बोलता है तो उसकी जो ध्वनि ऊर्जा है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रही है, और जब ये व्यक्ति बोलेगा तो इसकी ध्वनि ऊर्जा इस तक पहुंचेगी। तो ध्वनि ऊर्जा का ये जो आदान प्रदान हो रहा है, इसका जो या इसके लिए बीच में एक माध्यम उपस्थित है। जैसे वायु यहां पर उपस्थित है तो हम कहेंगे कि यहां पर इस तरह से दोनों व्यक्तियों के बीच में वायु एक माध्यम की तरह कार्य कर रही है। वहीं पर अगर हम देखें कि सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आ रही है, जैसे प्रकाश ऊर्जा आ रही, तो यहां पर देखिए कि प्रकाश ऊर्जा जब धरती पर पहुंचती है तो ये एक बहुत बड़े ऐसे क्षेत्र को पार करके पहुंचती है जहां पर कोई माध्यम नहीं है, जहां पर कोई या किसी भी तरह का कोई माध्यम नहीं है। यानी अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर ना तो ठोस, द्रव या गैस, किसी भी प्रकार का कोई माध्यम उपस्थित नहीं है। तो यहां पर माध्यम की अनुपस्थिति को हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल के आसपास का जो क्षेत्र आएगा तो वहां पर फिर से गैस जो है वो एक माध्यम की तरह कार्य करने लगेगी। तो एक पॉइंट देखिए कि यहां पर सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंच रही है तरंगों के रूप में, वो एक ऐसे क्षेत्र को पार करके निकल रही है जहां पर कोई माध्यम नहीं है, निर्वात। तो माध्यम का मतलब यहां पर समझ रहे होंगे कि माध्यम का मतलब क्या है कि दो स्थानों के बीच में उपस्थित, या ऐसे दो स्थान जहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, तरंग जहां से चल रही है, और वहां पर अगर कोई पदार्थ है तो इस पदार्थ को हम माध्यम कहेंगे, मीडियम कहेंगे, और अगर कोई पदार्थ उपस्थित नहीं है तो इसे निर्वात कहा जाएगा। अब देखिए, सामान्यतः जो माध्यम है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि अगर पदार्थ जो है वो तीन प्रकार का है तो माध्यम भी उसी हिसाब से कितने प्रकार का हो जाएगा? तीन प्रकार का हो जाएगा। ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैस माध्यम। ठोस माध्यम में जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत ज्यादा पास पास में होंगे, जिसकी वजह से इनका घनत्व अधिक होता है। ठोसों का जो घनत्व है वो अधिक होता है। और अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव में जो पदार्थ के कण हैं वो थोड़े दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से उनका घनत्व थोड़ा कम हो जाएगा। और जब हम बात करें गैस की, तो गैसों में जो कण हैं वो इतने दूर दूर होंगे कि घनत्व तीनों माध्यमों की तुलना में सबसे कम हो जाता है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर पदार्थ या माध्यम को भी हमें इस तरह से डिफाइन करना पड़े कि किसका घनत्व अधिक है, किसका घनत्व कम है, तो ठोसों का जो घनत्व है, घनत्व, डेंसिटी, वो सबसे ज्यादा होगी, और गैसों का जो घनत्व है वो सबसे कम होगा। घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। और गैसों का घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो माध्यम समझ रहे हैं, और अलग अलग माध्यमों में किसका घनत्व अधिक होगा, किसका घनत्व कम होगा, इसके आधार पर हमने देखा कि ठोस सबसे अधिक घनत्व वाला माध्यम है और जो गैस है वो सबसे कम घनत्व वाला माध्यम। तो यहां पर ये पॉइंट कि माध्यम के कणों का गमन नहीं होता। अब यहां पर एक चीज देखिए कि जब ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी तो माध्यम के कण अपनी जगह पर कंपन कर सकते हैं, लेकिन उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अणु जो है वो विस्थापित होकर के आगे चल जाएंगे और वापस अपनी जगह पर नहीं आएंगे। अणु अपनी जगह पर कंपन कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा को संचरण में सहायता मिलेगी, तरंग को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, लेकिन यहां पर
अणुओं का पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि अगर अणु स्थानांतरित करने लगे तो फिर वो इस तरह से द्रव्य की गति हो जाएगी। तो यहां पर ऊर्जा जब चलती है तरंग के रूप में, तो माध्यम के कणों में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस, विक्षोभ हो सकता है, लेकिन कण जो है वो पूरी तरह से गमन नहीं करेंगे, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेंगे। तो इसी पॉइंट को यहां पर देखिए कि तरंग क्या है, गति करती हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है, अभी हमने बात की। अर्थात किसी माध्यम में हुए वे विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस, जैसे माध्यम के कण जब ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो उनमें कंपन होना शुरू हो जाएगा, और इसी कंपन को हम विक्षोभ या डिस्टरबेंस कहते हैं। तो माध्यम में हुए विक्षोभ या डिस्टरबेंस जो माध्यम के कणों के प्रवाह के बिना ही माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, तरंग कहलाते हैं। यानी माध्यम के कणों में जो है इस तरह से एक कंपन उत्पन्न होगा, और इसी कंपन के कारण ऊर्जा आगे की ओर बढ़ेगी, और इसी जो कंपन या विक्षोभ को हम तरंग कहेंगे। अब है तरंगों के प्रकार। तो पहला सिंपल सा पॉइंट हमने देखा कि तरंग जो है वो गति करती हुई ऊर्जा है, और माध्यम क्या है कि दो स्थानों के बीच जहां पर तरंग या ऊर्जा गति कर रही है, उनके बीच में जो भी पदार्थ उपस्थित है उसे हम माध्यम कहेंगे। अगर माध्यम अनुपस्थित है तो उसे निर्वात या वैक्यूम कहा जाएगा। माध्यम जो है वो तीन प्रकार का हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, गैसों का घनत्व जो है वो सबसे कम होगा। अगला पॉइंट है तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स। देखिए टाइप्स ऑफ वेव्स तो वैसे तो काफी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करें कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, यानी पहला अगर इसका एक वर्गीकरण देखें या आधार लें कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर जो तरंग है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक जिसे हम यांत्रिक तरंग कहेंगे, यांत्रिक, या जिसे हम मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। और दूसरी हो जाएगी अयांत्रिक, अयांत्रिक, या इसी का एक और नाम है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे दो प्रकार की है, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती? वे तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी अगर माध्यम नहीं होगा तो ये तरंगे गति नहीं करेंगी। तो सिंपल सा पॉइंट कि यांत्रिक तरंगे वो तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, और इस ए और बी बिंदु के बीच में अगर माध्यम उपस्थित है तभी यांत्रिक तरंगे गति कर पाएगी, और अगर माध्यम अनुपस्थित है, यहां पर इस तरह से वैक्यूम है, तो ये यांत्रिक तरंगे जो है वो गति नहीं कर पाएंगी। यांत्रिक तरंगों का एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो ध्वनि तरंग, यानी ध्वनि ऐसी तरंग है जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगर माध्यम अनुपस्थित हो, निर्वात हो, तो वहां पर ध्वनि तरंगे गति नहीं करेंगी। तो यांत्रिक तरंगों का सिंपल सा मतलब है वे तरंगे जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती। जैसे अगर हम बात करें ध्वनि के बारे में, अंतरिक्ष में जहां पर निर्वात है, जहां पर इस तरह से कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, वहां पर दो अंतरिक्ष यात्री सीधे एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। कारण यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो वो यांत्रिक तरंगे कहलाएंगी। तो अयांत्रिक तरंगे क्या हो जाएगी? ऐसी तरंगे जिनको संचरण के लिए, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये बिना माध्यम के ही गति कर सकती हैं। तो ऐसी तरंगों को हम अयांत्रिक या नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रकाश तरंग। जैसे प्रकाश तरंग जो है
वो बिना माध्यम के भी एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर सकती है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि सूर्य से पृथ्वी की तरफ जो प्रकाश आ रहा है वो एक ऐसे क्षेत्र को पार करके आ रहा है जहां पर कोई माध्यम नहीं है, तो बिना उस माध्यम के भी, या आप कहें कि बिना किसी भी माध्यम के भी ये तरंगे गति कर सकती है। इस कारण से इन तरंगों को अयांत्रिक या नॉन मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। तो जब ये इस तरह से माध्यम का सहयोग नहीं लेती तो फिर ये गति कैसे करती है? ये गति करती है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। इसी कारण से इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार की तरंगे होंगी, एक तो यांत्रिक और दूसरी अयांत्रिक। अब यहां पर पॉइंट समझिए कि यांत्रिक तरंगे किस प्रकार से गति करती हैं और इनके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, तो यांत्रिक तरंगों का अर्थ है वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। तो मान लेते हैं कि एक स्थान है, इसको हमने ए मान लिया, और ये एक दूसरा स्थान है जिसको हम बी मान लेते हैं। अब इन दोनों स्थानों के बीच में एक पदार्थ उपस्थित है, और हम जानते हैं कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु, और अगर और छोटा देखें तो परमाणु कहा जाता है। तो यह मान लीजिए कि ए और बी के बीच में कोई पदार्थ उपस्थित है और इस पदार्थ में ये अलग अलग कण हैं। तो क्या होगा, यहां पर जब ए से ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये अणु क्या करेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी जगह पर कंपन करना शुरू कर देंगे। जैसे सबसे पहले ये अणु जो इस ऊर्जा के सबसे पास में है, ये ऊर्जा ग्रहण करेंगे और अपनी जगह पर कंपन करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये कंपन करेंगे, अब ये जब ऊर्जा इनके अंदर आ गई तो ये कंपन करेंगे, और कंपन के साथ ही फिर धीरे धीरे ये ऊर्जा अपने से नेक्स्ट अणुओं को स्थानांतरित कर देंगे। अब ये ऊर्जा जब आगे बढ़ेगी तो इन अणुओं को मिल जाएगी, और फिर ये कंपन करते हुए जो अणु हैं वो ऊर्जा को आगे दूसरे अणुओं को स्थानांतरित कर देंगे। तो जैसे आपने रिले दौड़ देखी हो, रिले दौड़ में क्या होता है कि एक व्यक्ति जैसे मशाल या कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज वस्तु लेकर के भाग रहा है, तो एक निश्चित दूरी तक भागेगा, फिर उसके बाद में वो जो मशाल वगैरह है वो किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर देगा, और फिर उसके बाद में वो व्यक्ति जो है उसको आगे किसी निश्चित दूरी तक लेकर के जाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे एक के बाद एक व्यक्तियों के द्वारा उस मशाल वगैरह को बहुत लंबी दूरी तक ले जाया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर यांत्रिक तरंगों में भी होती है। तो यांत्रिक तरंगों में क्या होगा, देखिए कि सबसे पहले जो ऊर्जा स्रोत के पास के अणु हैं वो ऊर्जा ग्रहण करके कंपन करेंगे, और कंपन के बाद ये अपनी जो ऊर्जा है वो नेक्स्ट अणु को स्थानांतरित कर देंगे, और इसी तरह से आगे के अणुओं की तरफ ऊर्जा स्थानांतरित होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर गति करती रहेगी, और हम कहेंगे कि तरंग का संचरण हो गया, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रही। तो आप ये देखिए कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा को ए से बी तक ले जाने में अणुओं के इस कंपन का योगदान रहा। अगर यहां पर ये अणु नहीं होते, माध्यम नहीं होता, तो ये ऊर्जा यहीं पर रुक जाती, आगे गति नहीं करती। इसी कारण हम कहते हैं कि यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती, पदार्थ की आवश्यकता होती। ऊर्जा तो वो खुद है, यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए पदार्थ की या माध्यम की आवश्यकता होती। तो माध्यम के कण कंपन करके ऊर्जा को एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। अगर यहां निर्वात होगा तो ये तरंग गति नहीं करेगी। अब यांत्रिक तरंगों में अगर हम देखें कि इसके भी कितने प्रकार हैं, तो यांत्रिक तरंगें फिर से दो प्रकार की हो जाती। पहला जिसे हम कहें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, और दूसरा हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव। दोनों में अंतर देखते हैं। दोनों यांत्रिक तरंगे हैं, यानी ऐसी तरंगे हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखिए तरंग का संचरण अगर ए से बी की तरफ हो रहा है, यानी तरंग के चलने की दिशा जो है वो ए से बी की तरफ इस तरह से, और माध्यम के जो कण हैं
वो अगर इसी दिशा में या इसी दिशा के समानांतर कंपन करे तो इस तरह की तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग का सिंपल सा अर्थ है कि यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं तो इस प्रकार की तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है उसी दिशा में माध्यम के कण कंपन करेंगे तो इस तरंग को क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। इस तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। यानी ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंग तो है, लेकिन यांत्रिक तरंगों में कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग। अब ये अनुदैर्ध्य तरंग जब गति करती है तो क्या होगा कि जैसे ही ऊर्जा इस तरह से कुछ कणों को मिलेगी तो कुछ ये कण जो है वो थोड़ा सा कंपन करेंगे तो अगले कणों जो कण हैं उनके पास में आ जाएंगे। इसको इस तरह से समझिए कि जब इस तरह से ये ऊर्जा आगे बढ़ेगी तो पहले जो अणु हैं उनको जब ऊर्जा मिलेगी तो कंपन करते हुए या थोड़ा सा अपने स्थान पर जो वाइब्रेट करते हुए अगले अणुओं के पास में आ जाएंगे। तो यहां पर अणु जब पास पास में आ जाते हैं तो उस क्षेत्र को कहा जाता है संपीड़न। और उसके बाद अणु थोड़ा सा आगे की तरफ विस्थापित या कहें कि कंपन करेंगे तो वहां पर इस तरह से दूर दूर हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे विरलन। इंग्लिश में कहेंगे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो ये जो इस तरह से अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। यानी जहां पर अणु पास पास आ जाते हैं, जहां घनत्व और दाब अधिक हो जाता है उस क्षेत्र को संपीड़न, और जहां पर इस तरह से अणु दूर दूर हो जाएंगे, माध्यम के अणु थोड़ा सा जो है फैल जाएंगे, उस क्षेत्र को हम विरलन या रेयरफैक्शन कहेंगे। यहां दाब का मान और साथ ही घनत्व भी कम होता है। तो यांत्रिक तरंगों में पहला प्रकार है अनुदैर्ध्य तरंग। अब अगर इस प्रक्रिया में ये एक कोई घटना हो रही हो, जैसे मान लीजिए कि ए से बी की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होना है और बीच में जो माध्यम के कण हैं वो इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं कि तरंग संचरण या तरंग की दिशा तो है ए से बी, लेकिन माध्यम के जो कण हैं वो इसके लंबवत या परपेंडिकुलर अगर कंपन कर रहे हैं तो इस प्रकार की तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। इस प्रकार की तरंग को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव क्या होती है कि ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें तो इस तरंग को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग कहेंगे। जैसे एक रस्सी में उत्पन्न तरंग, तो अगर रस्सी के एक सिरे को हम थोड़ा सा इस तरह से झटका देकर के छोड़ दें तो ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ रही है, ऊर्जा यहां पर आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो रस्सी के जो कण है या उसके जो पदार्थ है उसका विस्थापन या उसका जो कंपन है वो ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है। या इसी तरह से जल की सतह पर अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो आप देखिए जल की सतह पर इस तरह से लहरें बनती है, तो इसमें भी ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो जल के अणु है वो अपने स्थान पर ऊपर नीचे की तरफ कंपन कर रहे हैं। इस प्रकार की यांत्रिक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। इस अनुप्रस्थ तरंग में जो ऊपर उठे हुए भाग है इनको श्रृंग कहा जाएगा, क्रेस्ट कहा जाएगा, और यहां पर जो नीचे दबे हुए भाग हैं उनको गर्त या टर्फ कहा जाता है। तो जैसे अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है, उसी तरह से जो अनुप्रस्थ तरंग है वो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। तो यहां पर देख लेते हैं कि तरंगों के प्रकार। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती है। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगें दो प्रकार की, पहला है यांत्रिक तरंग, दूसरी है अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंग कौन सी है? वे तरंगे जिन्हें गमन के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, बिना माध्यम की ये तरंगे गति नहीं कर पाएंगी, इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यह भौतिक माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमने माध्यम की बात की कि माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। ठोस अगर माध्यम है तो उसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, और अगर गैसीय माध्यम है तो उसका घनत्व सबसे कम होगा। सिंपल सी बात है कि ठोसों में अणु पास पास में होते हैं, तो अणु जितने पास होते हैं उस पदार्थ की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी।
और अगर किसी पदार्थ में अणु दूर दूर हैं तो उस पदार्थ की डेंसिटी या घनत्व उतना ही कम होता है। अर्थात यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वो विक्षोभ है। विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस, माध्यम के कण जो है इस तरह से थोड़ा कंपन वगैरह करते हैं तो उसे हम विक्षोभ या डिस्टरबेंस कहते हैं, जो बिना अपना स्वरूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती रहती। तो माध्यम में विक्षोभ होगा और इसमें ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ी रहेगी। माध्यम अपनी जगह जो है इस तरह से सिर्फ कंपन करेगा, वो स्थान परिवर्तित नहीं करेगा, सिर्फ ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यही कारण है कि इसके गमन के लिए एक माध्यम चाहिए और यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती। इसलिए चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर माध्यम या आप कहें कि जो है वायुमंडल अनुपस्थित है। तो वहां पर इस तरह से जब वायुमंडल अनुपस्थित है तो कोई माध्यम भी नहीं है और इस कारण से यांत्रिक तरंगे गति नहीं कर पाएंगी। और चूंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है इसीलिए अंतरिक्ष या चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। यांत्रिक तरंगे जिस माध्यम में गति करती हैं वहां ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती है। तो जहां पर इस तरह से यांत्रिक तरंगे गति करेगी तो वहां पर ऊर्जा या जो संवेग है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, परंतु माध्यम की स्थिति यथावत रहती है, यानी माध्यम में कोई इस तरह से गति नहीं होगी। अर्थात यांत्रिक तरंगे केवल ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण करती है, द्रव्य का नहीं। तो इस पॉइंट को समझिए कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पर इस तरह से बोल रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति इस तरह से यहां पर उस व्यक्ति की आवाज को सुन रहा है। तो यहां पर इस माध्यम में ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण तो होगा लेकिन द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होगा। द्रव्य का स्थानांतरण तो मतलब इसका मतलब आप यूं समझिए कि अगर द्रव्य का स्थानांतरण होता तो एक व्यक्ति के यहां पर बोलते ही यहां पर थोड़ा सा तेज हवाएं चलने लगती, लेकिन ऐसा नहीं होता। द्रव्य अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, सिर्फ ऊर्जा या संवेग का स्थानांतरण होगा और इस व्यक्ति की आवाज जो है वो सुनाई देगी। तो यांत्रिक तरंगे जिस माध्यम में गति करती है तो वहां पर इस तरह से द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करता है, यानी माध्यम में एक तो प्रत्यास्थता होनी चाहिए और दूसरा माध्यम का जड़त्व, इनर्शिया। ये दो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं कि अगर किसी माध्यम में है तो वहां पर इस तरह से यांत्रिक तरंगे गति कर पाएंगी। एक तो माध्यम की इलास्टिसिटी, यानी माध्यम के जो कण हैं वो कंपन करके वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, और थोड़ा इस तरह से उनका जड़त्व होना चाहिए। जड़त्व होने का मतलब है कि उनको जब इस तरह से अपने स्थान से कंपन करना हो तो वो थोड़ी बहुत इस तरह से जो है एनर्जी लेकर के फिर अपना स्थान या अपने स्थान पर कंपन करें। तो ये जो इस तरह से गुण है इस आधार पर यांत्रिक तरंगे किसी माध्यम में संचरण करती। अब यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की है, अभी हमने पढ़ा। एक तो है अनुदैर्ध्य और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग यानी एक ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। तो अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है उसी दिशा में माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, तो इस प्रकार की तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। ये तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है। संपीड़न का मतलब है जहां अणु पास पास आ जाएं उसको हम कहेंगे संपीड़न, और जहां अणु दूर दूर होंगे, माध्यम के अणु दूर दूर होंगे, उसे हम विरलन कहेंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा अधिक पास पास होते हैं वे स्थान संपीड़न कहलाते हैं, और जबकि वे स्थान जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा दूर दूर होते हैं विरलन कहलाते हैं। जैसे यहां से ऊर्जा आगे बढ़ रही, तो माध्यम के कण किसी एक जगह पर बहुत पास पास में आ जाएंगे, इसे हम कहेंगे संपीड़न, कंप्रेशन, सी से लिख देते हैं इसको। उसके आगे अणु थोड़ा दूर दूर होंगे, इसे हम कहेंगे रेयरफैक्शन। उसके आगे फिर इस तरह से अणु आपस में पास पास आ जाएंगे, यानी घनत्व तो काफी अधिक हो जाता है इन पॉइंट्स पर, इसे हम कहेंगे कंप्रेशन। और फिर उसके बाद में अणु थोड़े दूर दूर होंगे, इसे हम कहेंगे रेयरफैक्शन। तो संपीड़न और विरलन या कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के एकांतर क्रम में ये जो ऊर्जा है वो आगे बढ़ती है। अणु पास पास में आए, फिर थोड़ा फैल गए, फिर पास पास में आए, फिर थोड़ा फैल गए। तो जैसे कैटरपिलर गति करता है, अपने शरीर को सिकोड़ता है फिर आगे बढ़ाता है, सिकोड़ता है फिर आगे बढ़ाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगे
वायु में गति करती। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो बोलने के साथ ही उसकी जो आवाज वहां पर इस तरह से या उसकी जो ध्वनि ऊर्जा वहां पर उत्पन्न होगी, तो उसके साथ जो वायु के कण हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे थोड़ा बहुत, इसे हम कहेंगे कंप्रेशन या संपीड़न। और उसके आगे फिर ये अणु थोड़े से दूर फैल जाएंगे जिसे विरलन कहेंगे। फिर उसके आगे थोड़ा अगले पॉइंट पर ये फिर थोड़ा सा पास में आ जाएंगे जैसे कंप्रेशन, और फिर उसके अगले पॉइंट पर विरलन होगा। तो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, संपीड़न और विरलन के फॉर्म में ये तरंग आगे की तरफ बढ़ती। यहां पर आप देखिए जैसे एक स्प्रिंग आपको दिखा रखी, तो एक स्प्रिंग में जब इस तरह से एक तरंग उत्पन्न होगी तो यहां पर स्प्रिंग के जो कण है या उसका जो पदार्थ है वो पास पास में आ गया। तो यहां पर आप देखिए कि कंप्रेशन या जो है संपीड़न बन गया। ये क्या बन गया है? संपीड़न, संपीड़न। और यहां पर देखिए उसके नेक्स्ट जो पदार्थ है वो थोड़ा सा फैल गया है, इसको हम कहेंगे विरलन, विरलन, ठीक है, विरलन। फिर उसके बाद में कंप्रेशन और फिर इस तरह से विरलन की प्रक्रिया में ये पॉइंट्स आगे या ऊर्जा आगे बढ़ती जाएगी। अब यहां पर देखिए संपीड़न में जब पदार्थ जो है वो पास पास आता है तो यहां पर घनत्व, घनत्व और दाब जो है वो दोनों ही अधिक हो जाते हैं। यानी यहां पर घनत्व और दाब जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। और विरलन के क्षेत्र में घनत्व और दाब दोनों ही क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। घनत्व और दाब क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे इस प्रकार से संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग जो है वो एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। तो ये पॉइंट देखिए कि संपीड़न वाले क्षेत्र में माध्यम का दाब और घनत्व अधिक होता है, जबकि विरलन वाले स्थान पर माध्यम का दाब व घनत्व कम होता है। अनुदैर्ध्य तरंग सभी प्रकार के माध्यमों में गति कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, वो सभी प्रकार के माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकती है। एग्जाम्पल देखिए, वायु में उत्पन्न तरंगे जैसे ध्वनि वगैरह, भूकंपीय तरंगे। अब इस पॉइंट को समझिए, पृथ्वी की सतह से नीचे वो क्षेत्र, वो पॉइंट जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती है, इसे हम फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। फोकस या भूकंप मूल कहेंगे। अब यहां से जब तरंगे उत्पन्न होंगी तो ये सभी दिशाओं में जाएंगी। अब यहां से जो तरंगे उत्पन्न होती है वो दो प्रकार की है। जो पहले उत्पन्न होंगी उनको हम कहेंगे पी या प्राथमिक तरंगे, और जो उसके बाद उत्पन्न होंगी उसको हम कहेंगे एस या सेकेंडरी वेव्स। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पी तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे, यानी ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चलने की क्षमता रखती। लेकिन जो एस या जो द्वितीयक तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार की हैं, जो केवल ठोसों और द्रव की ऊपरी सतह में से ही चल सकती। तो चूंकि पी वेव्स अधिक आप कहें कि तीनों माध्यम में चल सकती है, इसलिए इसका छाया क्षेत्र भी कम होता है। तो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कि जो भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंचती। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र कम होता है क्योंकि ये तीनों माध्यमों में गति कर सकती है। लेकिन एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो अधिक होता है, क्योंकि एस जो है वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं जो केवल ठोस या द्रव की ऊपरी सतह पर ही गति कर सकती। तो यहां पर एग्जांपल है भूकंप तरंगे। भूकंपीय तरंगों में भी कौन सी? पी तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य। एस तरंगे कैसी होंगी? एस तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ प्रकार की होंगी। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे ये भी कैसी होंगी? अनुदैर्ध्य प्रकार की होंगी। अगला है अनुप्रस्थ तरंग। तो जिस दिशा में तरंग गति कर रही है, अगर माध्यम के कण उस तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करें तो इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। अभी हमने एग्जांपल देखा कि रस्सी में जो उत्पन्न तरंग है वो कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है वो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, यानी ऊपर उठे हुए जो भाग हैं वो तो क्या कहलाएंगे? श्रृंग कहलाएंगे, क्रेस्ट कहलाएंगे।
और जो नीचे दबे हुए भाग हैं इनको हम टर्फ कहेंगे, गर्त कहेंगे। श्रृंग और गर्त तरंग संचरण के साथ इसकी दिशा में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये श्रृंग और गर्त भी आगे बढ़ते जाएंगे और जो तरंग है वो भी आगे की तरफ गति करती जाएगी। जैसे यहां पर आप चित्र देख सकते हैं कि एक रस्सी या डोरी में जो उत्पन्न तरंग, उसमें ऊपर की तरफ जो उठा हुआ भाग है इसे हम क्रेस्ट या श्रृंग कहेंगे, और नीचे की तरफ जो दबे हुए भाग है उनको हम टर्फ या गर्त कहते हैं। और इस दिशा में वेव या तरंग जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता हो, रिजिडनेस हो। अतः अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में या द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती, ये या तो केवल ठोसों में होगी या द्रव की ऊपरी सतह पर। जैसे आपने पानी में पत्थर फेंका तो आप देख पाते होंगे कि उसके ऊपर लहरें सी बनने लगती, ये लहरें सी जो है वो अनुप्रस्थ तरंगें। क्योंकि पानी के कण अपनी ऊपरी कणों को नीचे की ओर खींचने की क्षमता रखते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा इस तरह से ये रिजिड पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर आप पानी के अंदर बात करें तो पानी के अंदर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। पानी के अंदर जो है वो केवल अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि केवल ठोसों में या द्रव की ऊपरी सतह पर ही अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है, गैसों या द्रव के अंदर नहीं। ये तरंगें द्रवों में केवल उनकी सतह पर उत्पन्न हो सकती है, द्रवों के अंदर नहीं। तो पॉइंट्स यहां पर ध्यान रखिएगा। डोरी में उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती। इस तरह से जो रस्सी में उत्पन्न तरंगें हैं वो कौन सी तरंगें कहलाएंगी? अनुप्रस्थ तरंगें कहलाएंगी। अब दोनों में अंतर जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर, जैसे अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, इसमें माध्यम के कण अपने मध्यमान स्थिति यानी अपनी जो मीन पोजीशन है जहां पर वो शुरू में थे उसमें आगे पीछे गति करते हैं, यानी तरंग संचरण की दिशा के समानांतर या उसी दिशा में कंपन करते हैं। लेकिन यहां पर माध्यम के जो कण है वो अपनी मध्य स्थिति से ऊपर नीचे गति करते हैं। ये ऊपर नीचे गति करेंगे और ये इस तरह से आगे पीछे गति करेंगे। दूसरा पॉइंट, एक अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है और ये शीर्ष या श्रृंग और गर्त के रूप में, शीर्ष को श्रृंग भी कह सकते हैं, श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। अगला पॉइंट है, ये तरंगे उस माध्यम में संचित हो सकती है जिसमें आयतन प्रत्यास्था हो, अर्थात ये तरंगे तीनों माध्यम में संचित हो सकती हैं, जबकि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो केवल ठोसों में या द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती। ये अभी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं, तो सम डेफिनेशन रिगार्डिंग वेव्स। तो यहां पर देख सकते हैं कि कुछ जो पॉइंट्स हैं तरंग के मामले में, या ये जो पॉइंट्स जो हैं वो बार बार टॉपिक में पढ़ने में आते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी क्या है, आयाम एम्पलीट्यूड वगैरह क्या है, तरंग स्पीड या चाल क्या होती है। तो एक एक करके इन परिभाषाओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जब कोई तरंग किसी माध्यम में आगे की तरफ संचरित होती तो माध्यम के जो कण हैं वो अपनी जगह पर कंपन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कण है और ये अपनी जगह पर इस तरफ यूं कंपन करेगा तो ये अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगी, ऊपर नीचे कंपन करेगा तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। तो ये अपनी मूल जो स्थिति थी जहां पर ये इस तरह से सबसे पहले उपस्थित थे, उस स्थिति से अधिकतम कितना विस्थापित हो रहे हैं, उस अधिकतम विस्थापन को हम इसका आयाम कहेंगे। यानी कण जब कंपन करने की स्थिति में आएंगे तो अपनी माध्य स्थिति, अपनी मूल स्थिति से कितना अधिकतम विस्थापित होकर के वापस आ रहे हैं, तो ये माध्य स्थिति से जो अधिकतम दूरी है वो उसका आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाती। तो जब तरंग किसी माध्यम में संचरित होती तो माध्यम का कोई कण अपनी साम्य अवस्था, यानी स्टार्टिंग में वो जहां था कि दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसे तरंग का आयाम या इसे ए से लिखते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसका मात्रक क्या है, मीटर होता है। क्योंकि ये एक प्रकार की दूरी है कि कोई कण जो है वो अपनी माध्य स्थिति से कितना अधिकतम विस्थापित हो रहा है, दोनों ओर कंपन करता हुआ वो अधिकतम कितना दूरी तक जा रहा है, तो ये उसका आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। और चूंकि इसमें हम दूरी माप रहे हैं इसलिए इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। दूसरा है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी।
इसका मतलब है कि किसी तरंग संचरण में माध्यम के कण 1 सेकंड में जितने कंपन कर रहे हैं वो उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती। तो सिंपल सा पॉइंट है कि जैसे कोई तरंग संचरित हो रही है तो माध्यम के कण प्रति सेकंड कितना कंपन कर रहे हैं, इन कंपनों की या प्रति सेकंड कंपनों की जो संख्या है वो उस तरंग की आवृत्ति कहलाती। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आवृत्ति जो है वो तरंग की ऊर्जा से सीधे समानुपाती होगी, यानी तरंग की जो ऊर्जा और आवृत्ति है वो इस प्रकार से आपस में सीधे समानुपाती होते हैं। जिस तरंग में आवृत्ति अधिक होगी उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। एक सिंपल सा पॉइंट समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कई बार कोई बर्तन वगैरह जब घरों में इस तरह से गिरते हैं या उनके साथ में कोई दूसरे पदार्थ टकराते हैं, या आपने कई बार सौरित्र वगैरह का भी प्रयोग अगर प्रयोगशाला में किया हो, तो इन घटनाओं में आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे कोई बर्तन गिरा तो उसमें कंपन होने लगता है, और कंपन होने के साथ में ही ध्वनि उत्पन्न होती है टन की आवाज के साथ में। आपने एक चीज भी ये भी नोटिस की होगी कि शुरुआत में जब ध्वनि तेज है तो जो कंपन है वो बहुत तेज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे कंपन कम होते जाएंगे ध्वनि की जो इस तरह से मात्रा है, जो ऊर्जा है वो भी कम होती जाएगी, हमें वो कम सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, कण जितनी तेजी से कंपन करेंगे ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो सिंपल सी बात है कि भी ऊर्जा ज्यादा है तो जब कण उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे वो तेजी से कंपन करेंगे, ये कंपनों की जो प्रति सेकंड होने वाली संख्या है उसी को हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। तो किसी तरंग संचरण में माध्यम के कण 1 सेकंड में जितने कंपन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, और इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। एक वैज्ञानिक के नाम पर इसका जो मात्रक है वो क्या है, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो है, 1 हर्ट्ज क्या होता है, 1 कंपन पर सेकंड। तो 1 हर्ट्ज का मान कितना होगा, 1 कंपन पर सेकंड को हम 1 हर्ट्ज कहेंगे। दूसरा है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो किसी तरंग संचरण में जब माध्यम के कण कंपन करते हैं तो एक कंपन में लगा समय, यानी एक कंपन में जितना समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आवर्तकाल या टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। तो आवृत्ति जहां 1 सेकंड में कंपनों की संख्या थी, आवृत्ति जो है वो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या थी, आवर्तकाल जो है वो एक कंपन में लगा समय, और इसको टी से लिखा जाता है, कैपिटल टी से, और इसका जो एसआई मात्रक है वो सेकंड होता है, क्योंकि समय है तो समय का एसआई मात्रक सेकंड होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आवर्तकाल तो क्या है कि 1 सेकंड में लगा, एक कंपन में लगा समय, और आवृत्ति क्या थी, 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। तो ये जो दोनों टर्म है, ये जो दोनों राशियां हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। यानी आवृत्ति जो है किसी तरंग की जो आवृत्ति है जिसको हम n से लिखेंगे, वो उसके आवर्तकाल के विपरीत होगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक तरंग है जिसमें प्रति सेकंड 4 कंपन होते हैं, 4 कंपन प्रति सेकंड हो रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि एक कंपन में कितना समय लगेगा, तो आप बता देंगे कि भी 1 सेकंड में 4 कंपन हो रहे हैं, तो एक कंपन में कितना समय लगेगा, 0.25 सेकंड। कैसे ज्ञात किया, 1/4। तो जितनी इस तरह से आवृत्ति है उसको अगर हम आवर्तकाल के साथ में संबंध देखें तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जितनी आवृत्ति होगी वो 1 करके हम उसका आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरंग का आवर्तकाल आवर्ती का व्युत्क्रम होता है, आवर्तकाल बराबर 1 आवर्ती, या इसको आवर्ती इज इक्वल टू 1 आवर्तकाल भी लिख सकते हैं। तो t बराबर 1/n या n बराबर 1/t, दोनों ही जो संबंध है वो ठीक। कंपन की कला, फेज। तो जैसे जब कोई तरंग माध्यम में आगे बढ़ती है तो कोई कण किस तरह से कंपन कर रहे हैं, कोई कण जो है वो किस तरह से कंपन कर रहे हैं।
जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई कण है, ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है या ये कण जो है वो इस तरफ गति कर रहा है, तो अनुप्रस्थ तरंगों में तो ऊपर नीचे की तरफ गति होगी, या अगर अनुदैर्ध्य तरंग है तो ये इस तरफ गति कर रहा है या ये इस तरफ गति कर रहा है, तो ये जिस तरफ विस्थापित हो रहा है उसकी वो स्थिति जो है वो कंपन की कला कहलाती। तो जैसे ये अणु जो है या ये जो कण है वो गर्त बना रहा है या शंख बना रहा है, गर्त बना रहा है, या इस तरह से ये संपीड़न या अनुदैर्ध्य तरंग में ये संपीड़न बना रहा है या विरलन बना रहा है, तो इस आधार पर देखा जाता है कि उस कंपन की कला क्या है। तो फेज या वाइब्रेशन कहने का मतलब है कि तरंग गति करता हुआ कोई कण किसी क्षण जिस स्थिति या विस्थापन में होता है उसे कंपन की कला कहते हैं। तो कंपन की कला के द्वारा कंपन करने वाले कण का विस्थापन तथा गति की दिशा एक निश्चित क्षण पर व्यक्त की जा सकती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कोई कण जो है वो गर्त की स्थिति में है या क्षण की स्थिति में, या वो संपीड़न या विलयन में से किस स्थिति में। अब है तरंग दैर्ध्य या लैम्डा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब तरंग संचरित होती है तो एक कंपन पूरा करने में माध्यम में कोई कण जितनी दूरी तय करता है वो उसकी लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कहलाती। ध्यान रखिएगा कि एक कंपन को पूरा करने में कोई कण जो है वो इस तरह से कितना विस्थापित हो रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, ये दूरी क्या कहलाएगी, उसका तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। और इसको हम लैम्डा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि ये इस तरह से दूरी है इसीलिए इसका SI मात्रक भी मीटर होता है। अब इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि अगर अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जैसे यहां पर अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी है, या तो ये या ये क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। यानी अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। और अगर इसी तरह से अगर CR इस तरह से संपीड़न और विलयन बन रहे हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग में दो क्रमागत जो संपीड़न है या दो क्रमागत जो विलयन है इनके बीच की दूरी, चाहे तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच में ले या दो क्रमागत विलयनों के बीच में ले, ये दूरी क्या कहलाएगी, लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। तो दो क्रमागत विलयनों और दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, और अगर अनुप्रस्थ तरंग हो तो दो क्रमागत श्रृंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। यहां पर अथवा ना लें, यहां पर तथा ना लिखे, या लिखे, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना है। तरंग चाल, तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी तरंग चाल या V कहलाती है, वेव स्पीड कहलाती। यानी एक एकांक समय में तरंग जितनी दूरी तय कर रही है उसे तरंग चाल कहेंगे, और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तरंग चाल आवृत्ति तक तरंग दैर्ध्य में संबंध, इसको समझ लीजिए कैसे। जैसे जो चाल है वो दूरी बटे समय होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब हम तरंग चाल की बात करते हैं, तरंग चाल में हम कहेंगे कि एक कंपन में चली गई दूरी, तो एक कंपन में चली गई दूरी जो है वो तरंग दैर्ध्य या लैम्डा के बराबर होती। एक कंपन में कितनी दूरी तय करती है तरंग, लैम्डा के बराबर। और एक कंपन में समय कितना लगता है, आवर्त काल के बराबर, यानी T के बराबर। अब इसको तरंग चाल को अगर V लिखते हैं तो V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन T हो जाएगा। अब T का एक और फॉर्मूला है कि T को हम 1/n भी तो लिख सकते हैं। तो T का मान जब यहां पर रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू n लैम्डा। तो तरंग के चाल, आवृत्ति और उसके तरंग दैर्ध्य में जो संबंध है वो इस प्रकार से होगा कि तरंग चाल जो है वो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल होती।
अब ये तो थे यांत्रिक तरंगों या मैकेनिकल वेव्स के बारे में। अब शुरू में हमने तरंगों को दो आधारों पर या माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकारों में बांटा था। एक जिन्हें माध्यम की आवश्यकता है, दूसरी तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो जिनको माध्यम की आवश्यकता है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। तो दूसरे प्रकार की तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तरंगों को हम अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनके संचरण में किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में गति करती। तो यांत्रिक तो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे इन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में गति करती है। इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र बना तो इस विद्युत क्षेत्र में कोई ऊर्जा रहेगी। अब इसकी जो ऊर्जा है या इस विद्युत क्षेत्र से जो है इस प्रकार से आगे फिर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। अब इसकी ऊर्जा यहां पर ट्रांसफर कर गई तो ये खत्म हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र खत्म और उससे चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। फिर उससे पुनः जो है इस चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, तो इसकी ऊर्जा भी आगे स्थानांतरित हो जाएगी। और इसी तरह से इस विद्युत क्षेत्र से फिर आगे चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो ये ग्रीन वाले चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो पिंक से कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये विद्युत क्षेत्र है। तो इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरंग में क्या होगा कि जैसे तरंग इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र से फिर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से फिर अगेन चुंबकीय क्षेत्र। तो एकांतर क्रम में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बनने से ये जो ऊर्जा है वो आगे बढ़ती, यानी विद्युत क्षेत्र बना, उसकी ऊर्जा फिर चुंबकीय क्षेत्र में बदल गई, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब फिर चुंबकीय क्षेत्र से आगे फिर विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बना, उसकी ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में चली गई तो पीछे का विद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया। ठीक है, समझ में इस पॉइंट को समझ। विद्युत क्षेत्र से क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी ऊर्जा यहां पर चली गई, ये यहां पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र से मैग्नेटिक फील्ड से वापस विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो इसकी ऊर्जा जब यहां पर समाप्त हो जाएगी तो ऊर्जा आगे बढ़ जाएगी। और एकांतर क्रम में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बनने से ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है। अब यहां पर देखिए माध्यम के कणों का कोई कंपन तरंग संचरण में सहयोग नहीं कर रहा है। इसी कारण से ये एक ऐसी तरंग है जिसे माध्यम के कंपनों की आवश्यकता नहीं है। तो माध्यम के कंपनों की आवश्यकता नहीं है या माध्यम के कणों की इसको जो है जरूरत नहीं है, इसलिए इसे अयांत्रिक तरंग कहेंगे। लेकिन चूंकि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के एकांतर क्रम में बनने से जो है तरंग आगे बढ़ती है, इस कारण से इसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट अभी हमने देख लिया कि वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती है। अब चूंकि माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं तो वहां पर भी गति कर लेंगी जहां पर माध्यम नहीं होगा। और ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होंगी। जैसे अभी हमने देखा कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत बनते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, इसलिए ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, इनमें अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होती। तो यहां पर आपको इस तरह से एक चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पिंक कलर में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो ब्लू से कलर में है ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बन गया विद्युत क्षेत्र, तो इसकी ऊर्जा यहां पर ट्रांसफर हो गई। फिर इससे बन जाएगा आगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और फिर इससे आगे इस तरह से विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र, और इस प्रकार से जो ऊर्जा है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार की जो तरंग है इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, शॉर्ट में EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अथवा अयांत्रिक तरंग भी
कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो तरंगे हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं कि तरंग जो है वो ऊर्जा के संचरण का एक तरीका है, या आप कह सकते हैं कि माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जिससे ऊर्जा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर संचरित होती। फिर हमने देखा कि तरंगों को संचरण के लिए अगर माध्यम की आवश्यकता है तो इस आधार पर तरंगे दो प्रकार की, वो तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी उनको हम यांत्रिक तरंगे कहेंगे, और ऐसी तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है उन्हें हम अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। यांत्रिक तरंगों में माध्यम के कण किस तरफ कंपन कर रहे हैं इस आधार पर तरंगे फिर से दो प्रकार की। अगर यांत्रिक तरंगों में तरंग संचरण की दिशा में ही माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं तो ऐसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कहते हैं, और अगर यांत्रिक तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं तो इसे हम अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल्स वगैरह भी हमने देखे। फिर हमने देखा कि तरंग से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं कौन कौन सी है, तरंग का आयाम क्या होता है, तरंग की आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, फिर उसके बाद में तरंग की चाल क्या होती है, और तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध। फिर उसके बाद में हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंगे क्या, अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के एकांतर क्रम में बनने से आगे की तरफ गति करती है, इनमें माध्यम के कणों अणुओं के कंपनों का कोई योगदान नहीं होता है। तो यहां पर इस तरह से तरंग जो है मुख्यतः दो प्रकार की, ध्वनि और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तब हमारे सिलेबस में एक तो ध्वनि तरंगों के ऊपर एक टॉपिक है और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे हम ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगों के जो विभिन्न इस तरह से लक्षण हैं, ध्वनि में जो अलग अलग प्रकार के गुण हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि ध्वनि से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्वनि में इस तरह से विवर्तन या व्यतिकरण की घटनाएं होती हैं, तो ये सारी घटनाएं भी जो है उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अगले टॉपिक में हम ध्वनि तरंगों के बारे में बात करेंगे। तो ध्वनि तरंगों से पढ़ने से पहले इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग। तब तक के लिए धन्यवाद।